If you are able to memorize my name for a day, you'll be able to memorize my face for at least 20 days. Right? That is how brain works. मतलब हमारा eye memory is 20 times more powerful than reading memory और listening memory. So हमारे को बचपन से ही बच्चे को कुछ ऐसे ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि हर चीज़ को बच्चा विजुलाइज कर पाए और वो किसी को भी चीज़ को कर सकते हैं आप. So हम लोग चाहते हैं कि क्लास जब बच्चा सेकेंड 2 years 3 years 4 years में है, वो प्री प्राइमरी में वो मिल रहा होता है उसको. चेंजेस आने शुरू होते हैं जब वो कंटेंट बढ़ रहा होता है, इमेजेस कम होती जाती हैं. तो राइट एज वुड बी 5 years 6 years के आसपास. यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज टाइप ऑफ मेथड्स. दीज आर सिंपल न्यूमोनिक मेथड. अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन फेसबुक एंड गूगल एंड ऑल. व्हेन यू सी अ 2-year-old चाइल्ड, वो कभी यहाँ पे होंगे, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे होंगे, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे होंगे, और घर पे हर समय कोई उसकी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं कर पा रहा होता. सो एज अ पेरेंट वी स्टार्ट स्टॉपिंग देम कि ये मत करो, वो मत करो. सो हम उनकी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं. सो दैट इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज लुकिंग फॉर अ पीयर ग्रुप, राइट? एंड नाउ वी हैव वेरी स्मॉल फैमिलीज. पहले की बात अलग थी. सो जब छोटी फैमिलीज हैं, लोग नहीं हैं, सो दैट इज द टाइम द चाइल्ड शुड स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल. नाउ when as a parent, whenever you are sending your child to a preschool or anywhere when you are not present, you must ensure that the initial years, at least 3 years से पहले बच्चे को पेंसिल नहीं होल्ड करानी चाहिए. Okay. राइट? मतलब पढ़ाई की बात नहीं करेंगे हम लोगों को, सिर्फ उसको रेडी करना है एक्चुअल में क्लासेस के लिए. मीन्स एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच हो, इंजॉय करे बच्चे. व्हाट डू वी मीन बाय प्ले ग्रुप? Playgroup means there's a group of students will be playing together, yes, learning number of things. Oral developments हो जाएं, recognition हो जाए, थोड़ा behavior changes हो जाएं, like हम instructions following कर पाएं, थोड़ा stable हो जाएं. These are the things we should look for when we are sending the child to the preschool. Not like कि स्कूल गए और हमने सीधा लिखना शुरू कर दिया. सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को अपने happiness quotient पर वर्क करना चाहिए. Okay. और पेरेंट्स को भी अपने happiness quotient पर वर्क करना चाहिए. अगर आप हैप्पी हैं और आप हैप्पी हैं तो आपका बच्चा हैप्पी है, आपका बच्चा हैप्पी है तो आप हैप्पी हो. सो फैमिली में हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाने पे वर्क करें, और वो तभी हो पाएगा जब एक दूसरे को आप क्वालिटी टाइम दे पाएंगे. बच्चे के पास थोड़ा कम समय है बिकॉज वो स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, कुछ स्पोर्ट्स भी जा रहा है, या किसी और एक्टिविटीज़ में जा रहा है, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा फिक्स्ड टाइम रहता है. सो यू एज पेरेंट शुड अंडरस्टैंड दैट करियर इज इम्पॉर्टेंट, योर करियर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट देयर हैज़ टू बी राइट बैलेंस. एंड उसको किसी तरीके से बैलेंस करना है. Money is very important, but not at the cost of your child's health and mental well-being. Welcome to the Raj Smriti Show. Today we'll talk all about memory training, and we have with us Dr. Tushar Chetwani. Welcome to the show, sir. Thank you. So, if we talk about memory, mind, people say our Vedas, our Shastras, everything says that, it's all about the mind. अगर माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. बट शायद हम कहीं समझ नहीं पाते हैं कि कैसे माइंड की फंक्शनिंग है, कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए. सो टू बिगिन विथ, व्हाट इज़ माइंड? कोई मन बोलता है, कोई दिल बोलता है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है, तो है क्या? मन क्या है, माइंड क्या है? ओके, एक्चुअली मेमोरी इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेमोरी, माइंड एंड बॉडी. ओके, राइट? इट्स नॉट दैट ओनली माइंड और इट्स ओनली बॉडी और इट्स ओनली मेमोरी. इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल थ्री. Like if I have a pain in my stomach, right? Will I be able to concentrate? No. For instance, if I have an argument with my friend, will I be able to concentrate? No. So मेरा मन भी अगर कंट्रोल में नहीं है तभी भी मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, और अगर मेरा बॉडी में प्रॉब्लम है तभी भी मेरी मेमोरी ठीक नहीं है. सो इट हैज़ टू बी राइट बैलेंस, मेमोरी, माइंड एंड बॉडी का. तो मन का कंट्रोल करना मतलब कि राइट थॉट्स रखना. राइट थॉट्स रखने के लिए हमारे को जिस समय पे जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए 100% अगर फोकस्ड है तभी वो कंट्रोल हो सकता है. कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन इज द की, और वो तभी हो सकता है जब राइट कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मेमोरी, माइंड एंड बॉडी का. ओके, सो अगर हम मेमोरी ट्रेनिंग की बात करें तो ये किस एज से शुरू होती है? कब, किस समय से हमें मेमोरी को, माइंड को ट्रेन करना चाहिए? जैसे अगर एक बच्चा होता है तो हम उसके न्यूट्रिशन का तो हमेशा से ख्याल रखते हैं कि क्या खाना है, किस समय खाना है, उसकी स्लीप कैसी होनी चाहिए. सो आवर इंटायर फोकस इज ऑन द बॉडी, इज ऑन द न्यूट्रिशन. बट
for an infant or a 5-year-old child, what should we do for the proper memory training? Or the right question would be कि हमें किस समय से माइंड पे मेमोरी की ट्रेनिंग पे काम करना शुरू करना चाहिए? देखिए, मेमोरी की सच कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती है. Okay. There are certain methods. What I feel, there is nothing like good memory or bad memory. It's like method is the mother of memory, right? If you have the right method, your memory is good. If you have a wrong method, your memory is bad, right? So because if you do not have any neurological issue, then we have same memory. So the right age would be the moment we have any kind of content which is coming to us, we just have to use certain methods. Like, for instance, when a 2-year-old child starts going to the school, how that child is being taught? He's been taught like this. This is A for apple. See, this is an apple, right? वहाँ पे वो एक विजुअल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं बच्चे का. अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो जब क्लास 1 में जाता है, उसको स्टोरीज वगैरह जब बताते हैं तो स्टोरीज भी एक फॉर्म होती है और एक ऊपर पिक्चर होती है. उस पिक्चर को बच्चा देखता है और उसके बाद बच्चा उसको अंडरस्टैंड करता है. समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, राइट? द चाइल्ड ग्रोज. नाउ ही इज इन क्लास 5. वो क्लास 5 में पहुंचता है, हिस्ट्री आ गया. अब अकबर, बाबर, हुमायूं सबके बारे में बात हो रही है और कंटेंट बढ़ रहा है और इमेजेस कम होती चली जा रही है, राइट? एंड देयर इज द प्रॉब्लम. ओके, देयर इज द प्रॉब्लम. एंड 9th में गया, अब वो पीरियोडिक टेबल आ गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक दिस. एंड देन देयर इज नो इमेज. We have been designed by God in such a way that whatever we see and whatever we hear, there is a lot of difference. If you are able to memorize my name for a day, you will be able to memorize my face for at least 20 days, right? That is how brain works. मतलब हमारा eye memory is 20 times more powerful than reading memory or listening memory. Okay. So हमारे को बचपन से ही बच्चे को कुछ ऐसे ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि हर चीज़ को बच्चा विजुलाइज कर पाए और वो किसी को भी चीज़ को कर सकते हैं आप. सो हम लोग चाहते हैं कि क्लास जब बच्चा 2 years, 3 years, 4 years में है, वो प्री प्राइमरी में वो मिल रहा होता है, उसको चेंजेस आने शुरू होते हैं जब वो कंटेंट बढ़ रहा होता है, इमेजेस कम होती जाती हैं. तो राइट एज वुड बी 5 years, 6 years के आसपास. यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज टाइप ऑफ मेथड्स. दीज आर सिंपल न्यूमोनिक मेथड. अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन Facebook and Google and all. So that yeah. So you said कि बच्चा 2 years के एज से प्री स्कूल जाता है. So coming to this question itself कि what is the right age to introduce education to a child? Because अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ आई थिंक 6-7 years होता है. मतलब बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं या वैसे प्ले ग्रुप सेटिंग्स में जाते हैं, बट फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू चिल्ड्रन अब्रॉड. Whereas in India अभी का जो ट्रेंड है, आई डोंट नो पहले में क्या किया जाता था गुरुकुल सिस्टम में, बट अभी जो जिस तरह के स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे पास है, तो वी सी कि 1.5 साल में भी एडमिशन हो रहा है. देयर आर स्कूल्स जो 1.5 years में बच्चों के एडमिशन ले रहे हैं, एंड जहाँ पे आई थिंक वर्किंग पेरेंट्स हैं तो एज गुड एज 9 months 1 year बच्चा चलने लगा है, दे सेंड देम टू अ क्रैश और अ किंडरगार्टन, एंड जहाँ पे उनको पढ़ना ही आई थिंक सिखाना शुरू कर देते हैं. द पेंसिल इज गिवन, द क्रेयॉन्स इज गिवन. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू फॉर्मल एजुकेशन? राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते हैं. द राइट एज फॉर द चाइल्ड टू गो टू अ स्कूल is when the child is able to do number of activities at home which the parents are not able to channelize. Okay. When they are trying to stop the child for each and everything, don't do this, ये नहीं करो, यहाँ मत जाओ. जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं. हाइपर नहीं, सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है. अच्छा. When you see a 2-year-old child, वो कभी यहाँ पे होंगे, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे होंगे, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे होंगे, और घर पे हर समय कोई उसकी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं कर पा रहा होता. सो एज अ पेरेंट वी स्टार्ट स्टॉपिंग देम कि ये मत करो, वो मत करो. So हम उनकी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं. So that is the time when the child is looking for a peer group, right? And now we have very small families. पहले की बात अलग थी. Yeah. So जब छोटी families हैं, लोग नहीं हैं, so that is the time when the child should start going to the school. Now, when as a parent, whenever you are sending your child to a preschool or anywhere when you are not present, you must ensure that the initial years, at least 3 years से पहले, बच्चे को पेंसिल नहीं होल्ड करानी चाहिए. ओके, राइट. मतलब पढ़ाई की बात नहीं करेंगे हम लोगों को, सिर्फ उसको रेडी करना है एक्चुअल में क्लासेस के लिए. मीन्स एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच हो, इंजॉय करे बच्चे. व्हाट डू वी मीन बाय प्ले ग्रुप? प्ले ग्रुप मीन्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग टुगेदर, लर्निंग नंबर ऑफ थिंग्स.
ओरल डेवलपमेंट्स हो जाएं, रिकग्निशन हो जाए, थोड़ा बिहेवियर चेंजेस हो जाएं, लाइक हम इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग कर पाएँ, थोड़ा स्टेबल हो जाएं. दीज आर द थिंग्स वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर सेंडिंग द चाइल्ड टू द प्री स्कूल. नॉट लाइक कि स्कूल गए और हमने सीधा लिखना शुरू कर दिया. सो राइट एज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, बट एटलीस्ट 2 years तो मिनिमम होना चाहिए. 2 साल से छोटे बच्चे अभी फिजिकली फिट नहीं होते हैं उतने कि वो एक ग्रुप में जाएं. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मे बी पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट 2 साल से छोटे बच्चे अभी उनके पैर वगैरह जो है स्टेबिलिटी नहीं आती, वॉबल कर रहे होते हैं. सो 2 years इज एन ओके एज, बट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स. जैसे आप देखिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. व्हाट डज इट से? 3 years से आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की है. सो मीन्स अ फॉर्मल स्कूल कैन हैव अ स्टूडेंट हु इज जस्ट 3-year-old, राइट? Nursery, LKG and UKG. Now formal schools have a different setting, right? They have a setting of maybe 50 children in a class or maybe 60 children in a class. There are some schools who are maintaining the standards like 25 भी होते हैं, Yes. but majority आप अगर देखेंगे तो 50 के आसपास students होते हैं. So now if the 3-year-old child is going to a formal school directly, right, the child is going to face a lot of issues because child has not seen the world, but directly he's going to a formal school. So now after the new education policy, we must see that every child should go to a preschool at least at the age of 2, so that the child is there with in the preschool at least for a year, right? So that he is ready to go to the formal school. So by formal school, we mean like the big school with big infrastructure. No, formal schools means till class 12th. So they have a huge infrastructure. Yes. So as you say that a 3-year-old child will be quite overwhelmed when you are in that kind of a setting, because you're seeing a lot of people, big buildings, you don't know where to go, how to go. And when we talk about a play school, so they have a smaller structure, they have just 2-3 classes, 25, 30, 40 students, or maybe the entire school would have 100, 150 students at the max. So that is a better setting for a 3 to 6-year-old child as compared to huge schools wherein now this is part. Especially when we talk about the safety and security of the child. Yes. Means when you talk about a formal school, they have more children, right? When they have more children, so it is a little difficult for them to manage. But here in a preschool, there is a limitation of number of students in the class. 15 to 18 students are there in the class. There's one teacher, one attendant is also there. When you talk about a formal school, there are 50 children in the class, or maybe 40 children, and there is maybe an attendant or may not be an attendant there. So it becomes a little difficult for the children also, because they are on their own when they are in the formal school. Right. So right age would be 2 years to go to a preschool, and then parents can decide when they have to move to the formal school. You also said that children are very hyper active, and if you see that those hyperactivity in your child, that's the time you should introduce them to a school. Is it that in India we have a lot of hyperactive students and children? Because when I have been abroad to several countries, I've always seen that Indian बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं, ज़्यादा they'll never stand in a line. They will never listen to instructions as compared to their Chinese, Japanese, American or UK counterparts. Their kids are very stable, बहुत शांत. उनके पेरेंट्स अगर उनको बिठा दिया कि यहाँ बैठो तो वो वहीं बैठेंगे, हिलते नहीं है. हमारे बच्चे अगर यहाँ छोड़ के गए तो कभी नहीं मिलेंगे. So I mean, what do you think? Is that naturally a case, or it's just a assumption? Maybe honestly speaking, I have not seen foreign kids like this. So but here we can see, if you talk about Indian kids, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है. बट उसके लिए कई सारे फैक्टर्स वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल, कि हम एज पेरेंट्स भी जो है ना कहीं स्टेबल नहीं होते हैं आजकल. सो इफ यू सी एवरीबडी इज रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, मूविंग हियर एंड देयर, सो व्हेन वी आर नॉट स्टेबल, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट our children to be stable, right? You also mentioned mnemonics, is kind of a memory training thing. So please tell us something about that. See, mnemonics is a subject. It can help you memorize any subject, right? Whether it is English, Hindi, Latin, Greek, Sanskrit, anything. So what we can see is, पढ़ाई को हम लोग 4 डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में. एक हो गया आपका एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये सारे आ गए. एक हो सकता है थ्योरी, जिसमें कि आपका हो गया लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें, कोटेशंस. थर्ड हो गया हमारा एनीथिंग रिलेटेड टू डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी,
राइट, जैसे बोटानिकल नेम्स, केमिकल नेम्स. और फोर्थ हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, लाइक मैप हो गया, ज्योग्राफी मैप्स हो गए, या आपके चिप डायग्राम्स हो गए, बायोलॉजिकल डायग्राम्स हो गए. सो ये 4 चीज़ के अलावा 5th चीज़ कुछ नहीं है पढ़ाई में. सो न्यूमोनिक्स ने क्या किया है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेथड्स निकाल दिए हैं कि अगर लॉन्ग आंसर्स याद करने हैं तो उसके लिए ये तरीके हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग अगर देखें कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. इफ़ आई आस्क यू हाउ मेनी कलर्स देयर इन रेनबो, देयर आर 7 कलर्स, राइट. सो उसका सीक्वेंस हमने कैसे याद किया? विबग्योर से. सो विबग्योर इज व्हाट? दिस इज वन ऑफ द टाइनीएस्ट मेथड ऑफ न्यूमोनिक्स व्हिच सेज एक्रोनिम. कोई भी चीज़ जब याद करनी है 10 पॉइंट्स, पहले वर्ड्स को, पहले लेटर को हाईलाइट करिए, एक वर्ड फॉर्म कीजिए, एसोसिएट कर दीजिए उस क्वेश्चन से, एंड इट विल बी देयर इन योर मेमोरी. अगर वो वर्ड याद है तो आपको सारे पॉइंट्स याद हैं. सो दिस इज़ वन वे. और मे बी वी कैन सी प्लैनेट्स के सीक्वेंस याद करने के लिए लोग रटते थे. आप एक स्टेटमेंट याद कि माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस, राइट. सो अगर ये याद है तो आपको हर पहले शब्द से आपको वो निकल के आ जाएगा कौन सा प्लैनेट है. सो ये तरीके हैं न्यूमोनिक्स से अलग अलग. जैसे कंट्रीज एंड कैपिटल्स फॉर इंस्टेंस याद करना हो. सो बच्चे ऐसे मेमोराइज करते हैं ना, बुल्गारिया इज द कंट्री एंड कैपिटल सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया. सो जितनी बार आप बोलते हैं आपको लग रहा है उतना परफेक्टली याद हो रहा है. बट वी कैन हैव अ डिफरेंट स्टाइल. बुल गिर गया कहाँ? सोफा पर. दैट्स ऑल. नाउ देयर इज अ लिंक, right? So the moment teacher asks you what is the capital of Bulgaria, so you'll bull gir gaya kahan? Sofa. Sofa will give you a clue. Answer is Sofia. Right? So these are simple methods which can help you memorize objective type questions. जैसे इसमें लॉन्ग थ्योरी के लिए अगर कभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा टिप है, हम गाने याद करते हैं. मेथड्स तो बहुत सारे हैं न्यूमोनिक्स में, बट एक सिंपल छोटे से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अभी. जैसे गाने याद करते हैं हम लोग. गाने हम कैसे याद करते हैं? गाने वर्ड्स याद नहीं रहते, गाने की धुन याद रहती है. धुन याद रहती है, आई थिंक जितने बार सुनते हैं तो वर्ड्स आ जाते हैं. और जब धुन याद रहती है, धुन के साथ हम वर्ड्स याद आने लगते हैं. या अगर आप देखें लोगों को जब मंत्र उच्चारण करते हैं, राइट, आप देखेंगे महाराज जी और पंडित जी लोग अगर जब उच्चारण करते हैं तो उनका देखेंगे एक टोन होता है ना, एक टोन में वो लोग पूरा मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं. सो दे हैव मेमोराइज्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ टोन. सो मेमोरी का, न्यूमोनिक्स का सबसे पहले मेथड जो इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज राइम मेथड. जो हमारे छोटे छोटे बच्चे पोम्स याद कर लेते हैं 5-5 पन्नों की, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट जो क्लास 10th का होता है वो 2 लाइन की डेफिनेशन याद नहीं कर पाते हैं, राइट. सो जब कोई आंसर याद ना हो उसको एक कुछ धुन बना दें. और मज़े की बात यह कि अब हमारे पास मोबाइल है, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और बस उसको सुन लीजिए 1-2 बार, आपको याद रह जाएगा वो. दैट इज़ हाउ यू कैन मेमोराइज अ वेरी लॉन्ग आंसर ऑल्सो. Right? So this is a clue that I'm giving them. Otherwise, there are a number of books available on mnemonics which they can actually go through. So is mnemonics a new science or a new methodology, or it has existed ever since? And if it has existed, then why don't we see schools, colleges using and teaching this method to the students, right from the early age? Right. Very valid question. But mnemonics पहली चीज़ तो बहुत पुराना मेथड है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है. ये आज से नहीं चला रहा है, मुझे लगता है हज़ारों सालों से है ये. और जिसमें कि न्यूमोनिक्स का एक्चुअली मतलब होता है आर्टिफिशियल वे ऑफ मेमोराइजिंग समथिंग, राइट. जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन रट के याद नहीं करना, विबग्योर, राइट. इट इज़ एन आर्टिफिशियल वे. बुल गिर गया सोफा पर, इट इज़ एन आर्टिफिशियल वे ऑफ मेमोराइजिंग, राइट. कोई भी ऐसा मेथड जो अलग सा दिखे आपको, दैट इज़ न्यूमोनिक्स, राइट. सो जैसे मान लीजिए किसी महीने में कितने दिन होते हैं, हम कैसे याद करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके, राइट. 30-31 किस पे आता है, उससे आता है. तो ये दिस इज आल्सो न्यूमोनिक्स. दिस इज डिफरेंट वे. सो न्यूमोनिक्स जो है बहुत पुरानी चीज़ है और सदियों से यूज होते चली आ रही हैं. बट नाउ व्हाई स्कूल्स आर नॉट डूइंग इट? देयर आर सम स्कूल्स हु आर डूइंग इट, राइट. इफ यू टॉक अबाउट इन लखनऊ, मेनी स्कूल्स आर देयर. So I keep doing workshops in different schools. We keep guiding students about this. We address around 1 lakh of students every year, a little more than that. Through memory training programs. Memory training programs कि जाके उनको बताएं कि कैसे आप अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं. So there are some schools, but practically schools के पास ना टाइम बहुत लिमिटेड होता है. जैसे अगर आप देखें एक स्कूल 180 डेज अप्रॉक्सीमेटली ऑपरेट करता है, राइट. उस 180 डेज में उनके स्पोर्ट्स डे भी होता है, एनुअल डे भी होता है, फिर कभी कोई दशहरा सेलिब्रेशन, कभी होली, ये सारी चीज़ें समथिंग और द अदर इज हैपनिंग. स्कूल्स आर वेरी ऑक्यूपाइड, एंड देन दे हैव 7 to 8 सब्जेक्ट्स ऑल्सो. So they do not have time, extra time for a new subject now.
So that is why they are not doing these things. But certainly there are schools who are interested in some short workshops in the school, and for which they invite people like us कि आए और हमने उनको कुछ बच्चों को बताया, उन लोगों ने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया अपने पढ़ाई में. That is there. Interesting. So other than memory training, mind training, what else do you do in your workshops? A little bit of motivation also, and most important is when we see a student. I really love interacting with the students who are from class 9 to class 12th. But they are the ones who are now going to face the real world now. Yes. Right. So what the biggest problem that they face is the time. How do we manage time? So like the moment we ask anyone, how many hours do we have a day? Everybody says 24 hours. But actually it is not 24 hours. There is the catch. The hours that we are utilizing productively, that is the hour that you are having every day. I can have 1 hour a day, you can have 5 hours a day. So you have 5 times more time than I have. So that's a big critical question, because aaj ke time mein everything is, so fast. There's so much to learn, so much to do, so much to, catch up with. Any field you talk about, entertainment, there's unlimited, studies unlimited, sports unlimited. Given the 24 hours, which you say again, we don't have 24 hours, it's only productive time that you can do a certain thing, that is your time. How do you do time management? Yeah, so now टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं. अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें 9 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों की या किसी भी क्लास के, तो व्हाट डू वी डू? पेरेंट्स ऑल्सो मेक अ मिस्टेक हियर. पेरेंट्स क्या करते हैं, 5 से 6 तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, 6 से 8 तुम्हारा पढ़ने का टाइम है. हम उनके टाइम की बात करते हैं हमेशा. हमें काम ऐसे नहीं करना चाहिए कि 2 घंटे बच्चे को पढ़ना है. नो, आज का बच्चे का ये कंटेंट है, ये पढ़ना है. आप उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है और 4 घंटे भी लग सकते हैं. राइट. सो वी शुड सेट आवर गोल नॉट रिलेटेड टू द टाइम, बिकॉज हम लोग टाइम मैनेजमेंट में जब सोचते हैं तो टाइम में ही फंस जाते हैं कि 2 घंटे पढ़ना है. सो हमें डेली बच्चों से क्या कराना है कि यू हैव दिस मच टाइम नाउ. राइट. कि और दिस इज द कंटेंट टुडे, यू हैव टू स्टडी फॉर 2 hours. मान लीजिए आपने सोचा, अब आपने देखा 2 घंटे के लिए क्या सफिशिएंट कंटेंट है, 2 चैप्टर्स. चलो आज 2 चैप्टर्स कर लो. नाउ 2 चैप्टर्स तुम्हारे 1 घंटे में हो गए, यू एंजॉय. चाइल्ड विल ऑल्सो वर्क हार्ड. राइट. सो वी शुड हैव अ कंटेंट for them as a target. The approach should be different. Instead of telling, क्योंकि 2 घंटा जैसे आप बोलते हैं उनको लगता है 2 घंटा इतने टाइम पढ़ना है. And now child is physically there but mentally somewhere else. Yes. So he's not concentrating. He's just trying to finish that 2 time. 2 hours. hours. तो दिमाग नहीं लगता है. So हमें कंटेंट देना है, और वो कंटेंट बच्चा आप देखेंगे, आपका अगर थॉट्स हैं कि वो 2 घंटे में कंप्लीट करेगा, वो आपको 1 घंटे में कंप्लीट करके दिखा देगा. बट चाइल्ड शुड हैव दैट लिबर्टी कि हाँ 1 घंटे में हो गया, तो ही शुड एंजॉय. राइट. उसके बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि अब 2 चैप्टर और पढ़ लो, तो अब जो बच्चा टाइम, व्हिच एक्चुअली मदर्स डू. जब फर्स्ट स्टेप समझ जाते हैं तो कहते हैं वाओ, I can now exploit my child a little more. Right. So there is the problem. So वो नहीं करना. And the worst part is that time flies. But the best part is we are the pilot. उड़ेगा उतना ही जितना हम उड़ाना चाहेंगे. सो टाइम को बहुत कंट्रोल में बच्चों को रखना चाहिए. तो दिस इज़ वन मैसेज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगले 5 to 7 years जो 11th 12th में हैं, उनके लिए वो डिटर्मिन करेगा कि उनके बच्चे उनके पेरेंट्स जो हैं उनके नाम से पुकारे जा रहे हैं या वो अपने पेरेंट्स के नाम से पुकारे जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स. तो 5 to 7 years are very crucial for students who are in class 11th and 12th. So that is there. You said that किसी के पास 1 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है, किसी के पास 5 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है. Is there any factor that determines this? Because we both have 24 hours, but then how can I be productive for 5 hours and you can be productive for 1 hour? Yeah. So से ना, जिस चीज़ का कोई टाइम नहीं होता वो या तो बहुत हो रहा होता है या तो बिल्कुल नहीं हो रहा होता है. राइट. जैसे कि फॉर इंस्टेंस ब्रश करने का एक टाइम है, वी विल सर्टेनली डू एवरी डे. राइट. मुझे स्कूल जाने का टाइम है, सर्टेनली वील गो. राइट. अब मान लीजिए मोबाइल यूज़ का कोई टाइम नहीं है, हम पूरा दिन यूज़ करेंगे. राइट. सो वी हैव टू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग. राइट. इफ़ वी हैव टाइम लाइक फॉर इंस्टेंस एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से मिलेगा? जिसके पास कम समय है वो 100% कहीं डिसऑर्गेनाइज्ड है.
उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने को, और देखेगा वो, उसको खुद पता है कि कहाँ पे मेरा टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है. सो जैसे मान लीजिए मोबाइल ही है, मोबाइल यूज़ करना खराब बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या है एवरी मोमेंट यूज़ करना is not correct for the students especially. Right. So we can fix up a time 9 to 9:30 only mobile. जो करना है उस half an hour में आप कर लो. It's okay. So you'll be able to save at least an hour every day. Because जब आपका जरा सा notification आता है तो you just move there. Correct. And you forget everything. कि हम क्या कर रहे थे. तो टाइम तो बचाना पड़ेगा, बिकॉज टाइम एवरीबडी हैज सेम. तो हमें खुद पता है कहाँ पे हमें टाइम बचाना है. जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पेरेंट्स को बहुत दूर दूर अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते हैं. सो एवरी डे दे आर एक्चुअली ऑन रोड फॉर 2 hours. सो 10% ऑफ द टाइम इज गॉन. सो स्कूल शुड बी वेरी नियर टू यू. यू कैन कॉम्पनसेट ऑन सर्टन थिंग्स. अगर इसमें स्कूल में कुछ थोड़ा सा कम भी है तो आप कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हो एज अ पेरेंट. यू शुड लुक फॉर. So we should just start saving time for the children, and they should have ample time to enjoy also every day. If they are not having, then it is a problem, because only studies will make them a dull child. This we have always heard, you know, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, एंड खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. एंड आई थिंक क्लास 5-6 तक तो हम बच्चों को खेलने देते हैं, बट द मोमेंट यू आर इन स्टैंडर्ड 8 एंड बोर्ड्स का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, दैट play time is being used for the study time, the tuition time and coaching time. So what should people do? You know, that's the time we stop playing, we stop disconnecting from sports, and then वो हमारे हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट लाता है, मेंटल भी एडवर्स इफेक्ट लाता है. So how should parents deal with that? I'll just ask one question from parents. अगर उनको लगता है स्पोर्ट्स नहीं हो पाता है 8th स्टैंडर्ड के बाद, सो एक चीज़ हम बोलें अगर कि पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं कहीं, और हम कहें कि अब आपको संडे और सैटरडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगा, है ना. इमेजिन योर सेल्फ फॉर अ मंथ, राइट, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग अ ब्रेक, यू आर जस्ट वर्किंग द होल डे, नो एक्स्ट्रा एक्टिविटी फॉर यू, जस्ट वर्क, go to the office, nothing, just the same lifestyle that you are expecting from your child. If you are ready to have that for a month, your child will have it for the rest of the life. He is ready. So we are not ready. So now then we say कि बच्चे को तो अभी फ्यूचर बनाना है, right? Believe me, sports या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली हमें रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरी है. आपने अपना सेशन स्टार्ट किया था माइंड से. हमारा माइंड कैसे हमारे कंट्रोल में रहेगा जब तक हम उसे रिलैक्स नहीं करेंगे. हमें उसे रिलैक्स कराना है. कोई ऐसी एक्टिविटी, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है वो क्रिकेट खेले, किसी को बॉक्सिंग अच्छा लगता है वो बॉक्सिंग खेले, किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है स्विमिंग करे, किसी को गाना अच्छा लगता है या वो करे. मेरी डॉटर को शूटिंग अच्छा लगता है, वो शूटिंग करती है डेली, एवरी डे 2 hours शी गोज. चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ हो, शी विल गो फॉर द शूटिंग. सो शी एंजॉयज इट. एंड आई फील कि स्पोर्ट्स वगैरह जब आप जाते हो तो उससे कुछ चीज़ें और एड ऑन्स होती हैं. एक तो आपका बच्चा रिलैक्स रहेगा, दूसरी चीज़ की डिसिप्लिन में आएगा, उसको टाइम मैनेज करना आएगा, उसका बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टीम बिल्डिंग होती है, वो हारना सीखता है. सबसे इम्पोर्टेंट वो हारना सीखता है, जो हमारे बच्चे रियल वर्ल्ड में कई बार उनको हार फेस नहीं कर पाते. एक स्पोर्ट्समैन को हारना आता है और हार को एक्सेप्ट करना आता है, क्योंकि एवरी टाइम वी कैन नॉट विन. या सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट. पेरेंट्स को हमारी तो रिक्वेस्ट रहेगी 12वीं तक भी बच्चे अगर हैं तो भी करने दें स्पोर्ट्स. बहुत बच्चे को डिसिप्लिन और अच्छी चीज़ें सिखाता है. सो कमिंग, लाइक स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, योर मेमोरी ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट विच यू कैन डू थ्रू निमोनिक्स एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट्स. व्हाट रोल डज फूड प्ले इन our overall development and when it comes specifically to mind and memory training? See, जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट को हम जब लगाते हैं, सीड को जब हम डालते हैं उसमें, सो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एयर भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए खाद इंपॉर्टेंट है, उसको सनलाइट इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना. वैसे ही हमारे ब्रेन के लिए राइट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको जैसे फूड मिल रहा है वैसे हमारे ब्रेन के लिए फूड इंपॉर्टेंट है. सो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ये है कि पहली चीज़ तो जितना कम से कम हो सके पैक्ड फूड, जितना कम से कम पैक्ड फूड अपने बच्चे को देंगे उतना बेटर होगा. सेकेंड इज एवरी डे यू शुड स्टार्ट योर डे विथ अ फ्रूट. खाली पेट आपको फ्रूट्स लेने चाहिए. फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर यू. फ्रूट्स बच्चों को स्टार्टिंग से हैबिट दीजिए. उसमें मान लीजिए इफ़ यू आर हैविंग एन एप्पल एवरी डे इन द मॉर्निंग,
एप्पल हैज़ बोरोन इन इट विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. सो आपका मेमोरी के लिए अच्छा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसके लिए फ्रूट्स, सैलड्स, जितना रॉ आप खा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड लेस ऑफ पैक्ड फूड एंड जंक फूड. तो खैर एवरीबडी नोज, बट सर्टेनली एवरीबडी हैज़ इट, बट जितना कम कर सके उतना अच्छा है. कम कर. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर फूड्स आल्सो, जो आज के टाइम में लॉट ऑफ पीपल मार्केट एंड वी सी एवरीवेयर दैट दिस विल इंक्रीज योर मेमोरी, दिस हैज दिस एंड दैट. मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है. सो इन दिस मेमोरी ट्रेनिंग पार्लेंस, डू वी हैव समथिंग कॉल्ड सुपर फूड्स which can really enhance your memory, your brain, and people can have different opinion. Okay. I am totally against it. Anything which is not natural cannot help you in growth and development, growing your brain. So भगवान ने जो आपको चीज़ दी हुई है पहले से, आप उसको यूज़ कीजिए. वॉलनट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप सैलड्स लीजिए, आपको खुद अच्छा लगेगा. एंड व्हेन यू ईट लाइट फूड ना, जब इस तरीके की फूड आप खाते हो, सो आपको खाना खाने के बाद थकान हो जाती है ना, नॉर्मली बहुत खा लिया, आप थोड़ा आराम करेंगे. सो योर फूड शुड गिव यू एनर्जी, नॉट लाइक instead of making you sluggish. सो आपको अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, और ये सुपर फूड की तरफ थोड़ा कम जाना चाहिए. देखिए आप कितने सारे केसेस आ रहे हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड ऑल से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. सो वी शुड really avoid, we should enjoy what God has given us. Yes. I think mostly जितने भी man-made चीजें हैं, those are the cause of our real problems, and whatever is natural and God-made is good for us and good for the environment as well. Yes. So coming to the next question, like you have the right food, you're playing, you're studying, everything is there. But a lot of times students are not able to concentrate. So how do you improve your concentration, or what is it that you should do that you can, concentrate for a longer period of time to anything that you're doing? Okay, सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स जो है ना, हर एक स्टूडेंट के पास एक मोस्ट प्रोडक्टिव स्टडी टाइम होता है. Okay. हर एक का अलग होता है. Maybe I am a person who can study maybe at 10 o'clock in the night. Maybe you are a person who can study maybe at 6 o'clock in the morning. Yes. Maybe there is another person who's happy when he's studying at 2 p.m. in the afternoon. So हर एक जन को अपना पहले तो एक potential study time को identify करना है. Okay. Right? We have to work smartly. What's the best time you feel like studying and your body is productive? Correct. And everybody knows it कि इस समय जब पढ़ते हैं तो मेरा normal level पे जो concentration रहता है उससे better रहता है, और कुछ चीज़ें मुझे फास्ट मेमोराइज हो रही होती हैं. लेट्स आइडेंटिफाई दैट. सो कोई भी नई लर्निंग अभी हमें करनी है तो हमें उसी समय पे करनी है जिस समय पे हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है. दैट इज़ वन. सेकेंड स्टेप वुड बी कि अब मेरा बीच का भी एक पीरियड होगा जिसमें कि कभी पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है, कभी नहीं होता है. दैट इज़ द टाइम विच वी शुड कीप फॉर द रिविजन पार्ट. राइट. एनीथिंग दैट वी हैव मेमोराइज्ड, लेट्स रिवाइज इट. Then there'll be a third part also जब मेरा मन नहीं लगता है, but as a student I need to study. So क्या करेंगे? That is the time which we can use for any subject जिसमें में hands का भी movement होगा, जैसे कि mathematics, जो हमारा practical subjects हैं, या diagrammatic representation जिसमें करनी है, something like this, right? So एक तो हमें ये चीज़ देखना है. Secondly, हमारा जो concentration है स्टूडेंट्स का आजकल बहुत गड़बड़ हो चुका है. वाई? बिकॉज जो जैसे अगर आप देखें यूट्यूब चैनल्स को, पहले 30 मिनट्स के होते थे, फिर 15 मिनट्स के उनके वीडियो होने लगे, फिर वो रील्स बना रहे हैं. वन मिनट का. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज लाइक 1 minute नाउ. सही 1 minute भी एट टाइम्स नहीं होता है, वो रील को भी 2 सेकंड में देखते हैं, मुझे नहीं देखना है. सो वी आर लाइक दिस थिंग की कॉन्सेंट्रेशन स्पैन हैज़ गॉन डाउन. सो नाउ द स्टूडेंट्स शुड डू व्हाट? अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो हमारी बुक में है मेमोरी इन्फिनिट में. दे कैन रेफर दैट, एंड उसमें हम लोगों ने दी हुई है कुछ एक्सरसाइजेस. बट एट द सेम टाइम अपना ड्यूरेशन जो है स्टडीज़ का, उस पर भी एक फोकस करना है. जैसे स्कूल है, स्कूल के सिनेरियो में क्या होता है कि एक पीरियड होता है 35 मिनट्स का, 40 मिनट्स का. देन देयर इज अ ब्रेक, अनदर टीचर कम्स and then she'll start teaching another chapter, right? Another subject rather. So हम उस 4-5 मिनट में क्या करते हैं? We enjoy it, right? We talk to each other, we eat something, we drink something, and then there's another teacher who's coming with a different chapter, different subject, right? So हमें 2 चीज़ का और ध्यान रखना है. हमारा ब्रेन
को अलग अलग चीज़ें लेने की आदत होती है. और बहुत लंबे ड्यूरेशन ना पढ़ाई करें स्टूडेंट. 40 मिनट से ज़्यादा एक सिटिंग में ना पढ़े. आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली 40 मिनट्स अ डे, बट आई एम सेइंग 40 मिनट्स इन वन सिटिंग, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स. उसमें आप पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, बट मोबाइल पे कुछ देखने मत लगिए. मतलब वो फिर एंडलेस हो जाता है. एंडलेस हो जाएगा. सो वो नहीं करेंगे हम. एंड उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट, टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर आवरसेल्व्स. मे बी अभी हिस्ट्री हमने पढ़ा, आफ्टर द ब्रेक मे बी वी कैन कम अप विद समथिंग लाइक बायोलॉजी हमने पढ़ ली. सो एक तरफ नंबर्स की बात हो रही थी, एक तरफ नंबर्स की बात नहीं हो रही है. सो हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा. सो ड्यूरेशन पे एक वर्क करें, एक अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम पे ध्यान दें. एंड अपने कॉन्सेंट्रेशन की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता देता हूँ. हमारा जो ब्रेन है लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट, हर रोज़ हमारे कुछ न्यूरॉन्स जो हैं, कुछ ब्रेन सेल्स हमारी जो हैं वो स्लीप मोड में चली जाती हैं अगर हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. सो हमें उसको एक्टिवेटेड रखना है. सो एवरी डे व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड, जैसे राइट हैंड मेरा है, मैं एम राइट हैंडेड, तो मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, ज़्यादा काम मैं राइट हैंड से करता हूँ. सो या ब्रश करते हैं हम राइट हैंड से करते हैं. डेली कोई 1 से 2 एक्टिविटी हम लोग करेंगे जो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करेंगे, राइट. जैसे कि ब्रश कभी करके देखें आप लेफ्ट हैंड से, या वन सेंटेंस वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड. सो वी आर एक्टिवेटिंग द स्लीपिंग सेल्स जो हमारे ब्रेन में है. सो थोड़ा सा एफर्ट लगता है, अदरवाइज एफर्टलेस चीज़ें हो रही होती हैं. तो दिस कैन बी वन एक्सरसाइज, बट देर आर अदर एक्सरसाइजेज विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. So which are there in my books also. So we'll talk on that, but before that explain us the concept of right brain and the left brain. लोग जानते हैं but you know बहुत clear concept नहीं है कि है क्या right brain and left brain. पूरा क्या है, सिंपल चीज़ है. जैसे humans को और animals को अगर हम लोग differentiate करें, तो एक रिसर्च हुई थी बहुत साल पहले, जिसको टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी भी बनाई थी, कि हाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिफरेंट, राइट, दोनों में क्या फ़र्क है. सो जब वो टेस्ट किया गया तो उसमें ये पाया गया हमारा और उनका डीएनए 99% लगभग बराबर है, राइट, सेम चिंपैंजी और ह्यूमंस का. सो उसमें डिफरेंस क्या था, सिर्फ 1% का, कि ह्यूमंस जो हैं अपने राइट ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स जो हैं अपने राइट ब्रेन को यूज़ नहीं कर सकते. राइट ब्रेन का काम होता है इमेजिनेशन, आइडियाज़, इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी, थॉट्स, इस तरीके के जो हैं वो हमारे यहाँ से आते हैं. लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल थिंकिंग, लाइक 2 + 2 = 4, 2 + 2 कैन नॉट बी 22, राइट. छत से कूदेंगे तो चोट लगेगी, इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगली लगाएंगे तो करंट लगेगा. ये सारे थॉट्स हमारे लेफ्ट ब्रेन से आते हैं. और हमारी बॉडी ऐसे गवर्न होती है, ब्रेन लेफ्ट ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. सो हम लोग दोनों हाथों का यूजेज जब कर रहे होते हैं, जब राइट हैंड ही हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा काम ले रहे हैं. तो हम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को जब एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो हम राइट ब्रेन की जो सेल्स हमारी सो रही होती हैं उनको हम जगा देते हैं, राइट. जैसे कि मान लीजिए आप गहरी नींद में कोई नॉक करेगा, अगेन योर बैक, राइट. सिमिलरली दे आर देयर, उनको थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है. सो दैट इज देयर. इंटरेस्टिंग. सो all this is needed, you know, for a good life, or we say that we as humans, we have a purpose in life. There's a goal, there's a short term goal, or there could be a long term goal. तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें, चाहे हम वो खाना खा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बहुत बार होता है कि दिस प्रेशर इज सो मच बाय द पेरेंट्स, बाय द सोसाइटी, बाय योर ग्रुप्स, दैट चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू हैंडल. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से, यू नो, ये जो गोल सेटिंग होती है, हाउ रियलिस्टिक शुड बी योर गोल सेटिंग, हाउ यू शुड अचीव इट, और व्हाट यू शुड डू टू, यू नो, अचीव योर टारगेट्स एंड गोल्स. अगर मेरे इस पूरे सेशन में किसी को कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ एक चीज़ सीखनी है और अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो इट इज़ दिस दैट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट, गोल्स. अगर आपको गोल को कोई अचीव करना है तो एज अ स्टूडेंट व्हाट वी नीड टू डू, एक अभी रिसर्च किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिसने उसमें बताया कि कितने लोगों के गोल्स होते हैं और कितने लोगों को सक्सेस मिलती है. उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. वो रिसर्च में आया कि 84% स्टूडेंट्स के गोल नहीं होते. 84% स्टूडेंट्स डू नॉट हैव गोल. बट नाउ स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी मस्ट बी थिंकिंग कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे तो गोल्स हैं. गोल्स के लिए उनका मानना ये है कि गोल्स तभी होते हैं जब वो स्पेसिफिक है और टाइम बाउंड है. मतलब कि माई गोल कैन नॉट बी दिस, मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए. हाँ, मेरे एग्जाम में 95% आ जाए, दिस कैन बी अ गोल. बट हाफ, मेरे इस एग्जाम में 95% आ जाए, दैट कैन बी अ गोल.
सो 84% तो ये होगा जिन्होंने गोल को स्पेसिफिक और टाइम बाउंड नहीं किया. तो पहला काम करना है स्पेसिफिक और टाइम बाउंड कर लें. अब 13% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने गोल बना लिया, स्पेसिफिक भी बना लिया और टाइम बाउंड भी कर लिया, लेकिन उन्होंने कहीं लिखा नहीं, राइट. और सिर्फ 3% ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक बनाते हैं कि यही चाहिए, इस तारीख तक चाहिए, और मैंने उसको लिख के लगा दिया और मैं डेली उसको पढ़ रहा हूँ. एंड ये जो 3% लोग हैं ये 3 टाइम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में इन कंपैरिजन टू 13% जो बीच वाले हैं. 84% को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कहीं है ही नहीं. ये 13% से 3 टाइम ज़्यादा सक्सेसफुल है. सो आज अगर एक टेक अवे चाहिए यहाँ से, सिर्फ एक ही लेना चाहते हैं, सो डिफाइन योर गोल, मेक इट टाइम बाउंड, write it down and read it daily. What difference it will create in your life you cannot imagine, right? But you certainly achieve that target. अब लोगों को लगता है सिर्फ गोल लिख देने से ही होता है, लिख देने से तो मैं कुछ भी लिख दूंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा. But believe me, that goal will remind you every day that you have to work towards that goal. And you'll put in that effort for right? that. And as a human being, we do not like somebody else coming and telling us कि ये तुम्हारा गोल था. राइट. हम खुद रीड करते हैं, खुद अपने आप को करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ऐसी प्रेडिक्शंस कर करके बहुत आगे हैं, चाहे वो ब्रूस ली हो, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो जैक कैनफील्ड हो, मल्टीपल एग्जांपल्स. 3% that you're talking about, the successful people, I think they follow this. Yes. So we must follow it. Everyone, whomsoever is watching this, should have a goal, write it down and read it daily. You'll see that every month to 2 months you'll be able to finish off with those targets, and you can move ahead. And if you're able to achieve your targets, you can contact me and transfer some amount in my account also. So एक तो हुआ कि गोल्स आपने सेट किया. बहुत बार होता है कि गोल्स आपके पेरेंट्स सेट कर देते हैं. So are parents right in doing it when they say that you have to have this 100%, और अगर जब बच्चा नहीं ला पाता है so then they feel dejected, and then वो stress का भी बहुत सारा कारण होता है. So what is it that you would like to tell parents who are too much involved in children and they do everything, right from क्या करना है, कैसे करना है, they do all the mapping and everything, and still they are not able to achieve success? Then what is the reason? Where is it that they are going wrong? देखिए, जब बच्चा एक छोटा होता है, अब उसने वॉक करना सीखा नहीं है, तो वो चलता है, गिरता है, फिर वॉक करता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर वॉक करता है. अगर हम हर जगह एज अ पेरेंट हम ही सारे डिसीजंस लेंगे अपने बच्चे के, तो वो चलना और गिरना नहीं सीख पाएगा कभी. आप कब तक हैं, राइट? हमेशा नहीं रहेंगे उनके साथ. सो दे हैव टू बी ऑन देयर ओन, और वो अपने आप पे तभी हो पाएंगे जब वो उनके डिसीजंस आप खुद लेने देंगे. Most of the time what we see, what I have seen, not all the parents but many parents do like this, कि क्योंकि हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो हम अपने बच्चों को वो अचीव कराना चाहते हैं. Certainly you want that your child should not struggle if you have struggled. So but at the same time we must look for this thing, that whether they are interested or not. So please talk to your child, discuss, and then only take a call. And you cannot take a call for your child. It has to be the child who has to take call. गोल्स तो वो डिसाइड करेगा अपने. सो उसको डिसाइड करने के लिए उतनी लिबर्टी उसकी अपने लाइफ के लिए होनी चाहिए. हाँ, आप उसे गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या है. एज अ पेरेंट आप क्या मांगते हैं? स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल्स, फेम, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स होंगे. नाउ लेट्स टॉक टू द चाइल्ड कि इफ़ ही इज़ वांटिंग टू गो फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड and you want him to go to a different field. So now let's see कि उसमें क्या ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आप चाह रहे हैं. अगर चाह रही हैं तो let him enjoy that, because if the field is not interesting, I have seen people going for IIT because of parents and not working as an engineer anywhere. Right? They're doing something on their own. So, and after spending 10 years there, and so much time and money and everything. Yeah. So, and उसके अलावा किसी और की एक सीट भी खराब हो गई, है ना, इससे अच्छा कोई और पढ़ लेता उस चीज़ को. So मतलब आप सोचिए कि हमें क्या करना है कि बच्चों के थ्रू उनको डिसीजन लीजिए. आप डिसाइड मत करिए. You cannot decide for them. Let them decide. You can guide them. So conversation is the key. You should talk to your child and then design a realistic goal, and you should not impose your unfulfilled dreams on them, that हम नहीं कर पाए तो तुम्हें ये करना चाहिए. And one more thing here, children also need to understand one thing, that it should not be like this कि
जब आप पेरेंट्स से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सो आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं, राइट? किड्स शुड ऑल्सो डू देयर होमवर्क इफ दे वांट टू गो टू अ फील्ड. Maybe, for instance, I want to become a CA, for instance, or maybe if I want to go for photography, for instance. So you should have 100% knowledge about that field before you actually talk to your parents. कि आपको 100% नॉलेज होना चाहिए कि ये फील्ड कैसे ऑपरेट करता है, उसमें आपकी लाइफ आगे क्या होगी, कौन से कॉलेजेस से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या चीजें होंगी, मतलब आपका what are the skill sets you require to pursue that course. Yeah, so you have to have a project report for that. Then only you can talk to the parent. Right. So not like this that you start fighting and just trying to prove your point, which actually some teenagers are doing that way. So there has to be a conversation, as you rightly said. Yes. Yeah? You are also an author and you have done 2 books. Tell us about your books, how we can benefit from that. What is the subject matter covered in it? Yeah, the first book is on Memory Infinite, on which I have discussed about how you can memorize your subjects. So that is one. Second is Exams Decoded, in which I have actually thought of explaining students कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे होते हैं, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे. अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको सक्सेस कैसे हैंडल करनी है, बिकॉज मेनी ऑफ टाइम यू मस्ट हैव सीन 10th स्टैंडर्ड में बच्चे बहुत से नंबर लिया, 11th में नहीं अच्छे ला पाया, राइट? यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर सक्सेस, राइट? सो सक्सेस हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट 10th में या किसी भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, फेलियर्स मिल गए, हमने बना लिया कि मैं तो फेल ही हो रहा हूँ, राइट? हाउ डू वी हैंडल दैट फेलियर? सो सक्सेस को भी हैंडल कैसे करें, फेलियर्स को भी कैसे हैंडल करें, उसको हमने अपनी एग्जाम्स डिकोडेड बुक में एक्सप्लेन किया है. एंड एग्जाम्स से पहले कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखें, एग्जाम के दौरान कैसे करें और एग्जाम के बाद कैसे करें. ये तीनों स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. तो ये मेरे उस बुक में है. सो दिस इज देयर. Okay, and it's available on Amazon. Yeah, on all the platforms. So it's Memory Infinite and Exams Decoded. Yeah. Nice. So coming to the last segment, what is the message that you would like to give to our audience? You yourself, you are a parent, you have a child, you are dealing with, right from toddler tantrums to teenage tantrums. So, to have a healthy, happy family, for the child to succeed well, for the parents to have their mental cool कि भाई एग्जाम्स के टाइम हमने देखा है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, एग्जाम्स का टाइम में खेलने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ योर मैसेज टू पेरेंट्स, टू चिल्ड्रन, टू एवरीवन आउट देयर? सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को अपने हैप्पीनेस क्वेश्चन पे वर्क करना चाहिए. Okay. और पेरेंट्स को भी अपने हैप्पीनेस क्वेश्चन पे वर्क करना चाहिए. अगर आप हैप्पी हैं और आप हैप्पी हैं तो आपका बच्चा हैप्पी है, आपका बच्चा हैप्पी है तो आप हैप्पी हो. सो फैमिली में हैप्पीनेस क्वोशेंट को बढ़ाने पे वर्क करें, और वो तभी हो पाएगा जब एक दूसरे को आप क्वालिटी टाइम दे पाएंगे. बच्चे के पास थोड़ा कम समय है, बिकॉज वो स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, कुछ स्पोर्ट्स भी जा रहा है, किसी और एक्टिविटीज़ में जा रहा है, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा फिक्स्ड टाइम रहता है. So you as parents should understand that career is important, your career is also important, but there has to be right balance. And उसको किसी तरीके से balance करना है. Money is very important, but not at the cost of your child's health and mental well-being. So happiness quotient पे खूब work करना चाहिए, और बच्चों को एग्जाम टाइम में घर की पैनिक सिचुएशन कोई भी ना करे. All the mothers एंड फादर्स, खास तौर से आई हैव सीन मदर्स के एग्जाम्स चल रहे होते हैं बच्चे से ज़्यादा. फादर तो थोड़े कूल होते हैं ज़्यादातर, मदर्स आर लाइक मोर दिस थिंग. सो मदर्स शुड रिलैक्स अ लिटिल. नंबर्स विल नेवर डिफाइन योर सक्सेस. Numbers can make you feel happy for some time, some moment, but money, number is not the deciding factor. So इतना आना चाहिए that child should be happy. हैप्पीनेस क्वेश्चन पे वर्क कीजिए. और आजकल बहुत स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर, वो स्ट्रेस का कारण हम लोग ना बने एज अ पेरेंट कम से कम, राइट? सो कंटेंट बहुत है, बहुत नंबर्स का बात है. हम लोग के ज़माने में 75% वाज लाइक समथिंग, बट नाउ 75% एवरीवन हैज 99.9 परसेंटाइल. अगर हम एग्जाम्स के रिजल्ट्स देखें तो हर स्कूल में 4-5 बच्चे हैं जिनके 99.9 परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं. करेक्ट. So work on the happiness quotient, that is most important. खूब enjoy करिए लाइफ में. हैप्पीनेस अगर है तो बीमारी भी नहीं है, हैप्पीनेस अगर है तो पढ़ाई भी अच्छी है, हैप्पीनेस अगर है तो कंसंट्रेशन भी अच्छा है, और हैप्पीनेस अगर नहीं है तो
आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में. Correct. And I think if that happiness quotient is missing, even you have any amount of money, flats, cars, whatever, if there's no happiness, it all becomes meaningless. And I guess whatever we are doing to be happy. Yes. So that is the main element. So very nicely pointed out, and it was lovely having you, Dr. Tushar, and wish you all the best for training thousands and thousands of students across the globe. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure being here. Thank you so much. Thank you. Thank you.